अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कहानी पाकिस्तानी। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी। कल हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर रहे थे कि उनके एग्जैक्टली तजुर्बात क्या रहे हैं अमेरिका में आकर। तो लेट्स कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट ऑफ। आप ज़रा ये बताइए कि अमेरिका आकर आपको ज़रूर कल्चरल शॉक तो हुआ था, है ना? इसके बारे में ज़रा डिटेल्स बताइए। जहाँ तक कल्चर शॉक की अगर आप बात करती हैं तो इसको हमें बेसिकली में मेंटली प्रिपेयर करवाया गया था बिफोर वी आर कमिंग हियर। जो प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन होता है प्रोग्राम का, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें, स्टीरियोटाइप्स और बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि जिसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। तो वी आर मेंटली प्रिपेयर फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस बिफोर कमिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स। तो बहुत सारी चीज़ों ने अफेक्ट किया, लेकिन बहुत सारी लर्निंग भी हुई। कल्चर शॉक की आप बात करें तो एक आने के 1 महीने बाद फॉर एटलीस्ट 1 मंथ मुझे इस तरह लगा कि बस फिर आप रात को 12 बजते हैं तो आपको इस तरह लगता है कि यार दोस्तों के साथ चले जाएं बाहर, फिर देखते हैं बाहर तो कोई नहीं है, और फिर आप जो है वो कहते हैं नहीं यार मैं पाकिस्तान में नहीं, मैं अमेरिका में हूँ। तो ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें थी। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान में तो ये कि आप यूजुअली मतलब ओकेजनल इंग्लिश बोलते हैं। अगर आप किसी से मिल लिया तो आपने इंग्लिश बोल लिया। यहाँ पे तो आप किसी से भी जाएं तो आपने इंग्लिश में बात करनी है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट ये कि आप ज़ाहिर है फिर एक कंटिन्यूटी आपने रखनी पड़ती है। और मेन थिंग इज़ दैट जहाँ मैं रहता हूँ तो मेरे साथ लर्निंग की आपने बात की कि आपको 5 कंट्री के लोगों को समझना होता है, क्योंकि मेरे साथ इंडोनेशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील, 4 कंट्री के 4 मुख्तलिफ स्टूडेंट्स, उनको समझना, उनके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग पैदा करना। तो जो पहला मंथ था वो मेरा ज़्यादातर टाइम इन अंडरस्टैंडिंग्स के साथ गुजरा कि उनके उठना बैठना किस तरह, उनको समझना पर्सनली, उनके कल्चर को समझना। और ये ज़्यादा जो फर्स्ट मंथ था जो उसमें ज़्यादा गुजरा हमारा। आपको कभी लगता है मुश्किल उनके साथ कम्युनिकेट करना? नॉट शुरू में ज़ाहिर है हर कोई, जिस तरह मैं मेंटली प्रिपेयर था वो भी मेंटली प्रिपेयर होकर आए थे कि उन्होंने भी जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मतलब फेस करना है, प्रॉब्लम्स को देखना है, चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें सीखनी है। तो फ्रॉम लास्ट 10 मंथ्स मैंने कभी नहीं पाया। ज़ाहिर है आपको कुछ डिफरेंसेस ज़रूर नज़र आएंगे कि क्योंकि जब मैं 8 जुलाई को जब आया था तो उन दिनों रमज़ान चल रहा था और बहुत सारे, क्योंकि हमारे साथ इंडोनेशियन स्टूडेंट्स थे तो हम साथ बैठ के जो है वो इफ्तारी करते थे और सुबह उठ के फिर साथ सैरी करते थे। तो एक बहुत अच्छी लर्निंग थी। यूजुअली पाकिस्तान में हम अब कराची में जब होते थे और इस्लामाबाद में तो रात को नाइट टूर्नामेंट्स खेला करते थे, रात को सोते नहीं थे। लेकिन सिंस वी केम हियर तो हम रात को यहाँ बैठ के मूवीज़ देखते हैं और फिर जब सैरी का टाइम होता है तो हम सैरी करने के बाद जो है वो फिर स्कूल कॉलेजेस की तरफ चले जाते थे और उसके बाद फिर जब अफ्तारी का टाइम होता था सो विल बी राइट बैक, और फिर हम आने के बाद जो है वो साथ मिल के रोज़ा अफ्तार करते थे। हाँ, ये कल्चर शॉक के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें 2 चीज़ें मैं मतलब यहाँ पे जिक्र करूँगा जो वाकई कल्चर शॉक से रिलेटेड और मैं मतलब कल्चरली शॉक हुआ था। फर्स्ट ये इट्स समथिंग फ़नी कि इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है। अमेरिकन जो छोटी गाड़ियाँ नहीं रखते हैं, छोटा सा आदमी, खैर ये तो छोटे नहीं होते हैं, 6 फुट होते हैं, एक आदमी होता है लेकिन बड़ी गाड़ी इसकी होती है। और दूसरी बात ये कि एक ही घर, एक ही फैमिली, 4-5 बंदे इसमें होते हैं, सबकी अपनी अपनी गाड़ियाँ हैं ज़रूरत के मुताबिक, चूँकि यहाँ पे मतलब काम और वो टाइमिंग का प्रॉब्लम होता है। और एक और चीज़ मतलब गाड़ी में एक बंदा बैठा है, बाकी उनके साथ कोई नहीं बैठा है, अकेला गाड़ी चलाते हैं, या ज़्यादा से 1-2 चीज़ और लोग होंगे, या फिर मतलब मोस्टली इनके साथ कुत्ता एक होता है। और एक और चीज़ जो वहाँ पे एक स्टेरियोटाइप थिंकिंग हम रखते थे कि अमेरिकन जो है या मतलब जो वेस्ट एंड रेस्ट, उनकी एक वो होती है कि बस बच्चा बड़ा हो गया वालिदैन से अलग और वो फिर वालिदैन का ख्याल नहीं रखते हैं, उनका कोई ख्याल नहीं रखते हैं। इट इज़ रॉन्ग। ये अपने वालिदैन का शायद हमसे भी ज़्यादा केयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे उनकी जॉब और टाइमिंग और उनकी वजह से वो अलग रहते हैं और वो भी मतलब इंडिपेंडेंट, एक वो जो साइकोलॉजी होती है कि मैं इंडिपेंडेंट, और ये मतलब उसके लिए एक कल्चर बहुत पॉजिटिव चीज़ है। हमारी तरह नहीं है कि मतलब एक हम डिपेंडेंट होते हैं, एक बंदा कमा रहा है 10 जो खा रहे हैं और उसकी वजह से मतलब इनकी सलाहियतें ज़ाया होती है। यहाँ पे आ रहे को ये है कि जाओ कमा लो, कमा के लाओ। ठीक है, हम लोग गए थे पेंसिल्वेनिया में, हफ्ता वगैरह हम सारे गए थे। तो वहाँ पे यहाँ पे देखी, मैं एक फैमिली की एग्जांपल दूंगा। एक फैमिली थी जो तकरीबन 4 नस्लें हमने वहाँ पे देखी, जो साथ रह रहे थे। साथ रहने का मतलब ये कि वो जाके काम वगैरह तो करते थे लेकिन ख़ास ओकेजन पे वो आते हैं, यानी मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, और फिर उनके ग्रैंड पेरेंट जो नवासे पोते, मतलब ये इस तरह 4 नस्ल वो एक साथ ही रहते थे। ये मतलब मुझे एक अजीब लगा। मैं अमेरिका के बारे में यही सोचता था कि अमेरिका में ये चीज़ें नहीं होंगी, वो बस
بیٹا پیدا ہو گیا 16-18 سال کے بعد بس چلا گیا. لیکن یہ نہیں ہے. ایک اور چیز میں یہاں پہ بتا دوں, تعصب یہاں پہ نہیں ہے, ہر حوالے سے تعصب نہیں ہے, اور ٹیلنٹ اور ان چیزوں کو یہ زیادہ مطلب اہمیت دیتے ہیں. اور پھر مطلب نسل کے حوالے سے یہ چیزیں نہیں دیکھتے کہ آپ کس نسل سے, کس کنٹری سے ہیں, کس مذہب سے ہیں, کیا مطلب آپ کا عقیدہ کیا, ان چیزوں کو یہ لوگ بالکل نہیں دیکھتے ہیں, ٹیلنٹ کو دیکھتے ہیں. اور رشتوں کے حوالے سے کلر وغیرہ کو نہیں دیکھتے. یہاں پہ میں نے دیکھے ہیں کہ لفظ تو بہت برا ہے, مطلب جو بلیک لوگ ہوتے ہیں, کالے ہوتے ہیں, انہوں نے امریکن جو وائٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ شادی کی ہوتی ہے. یہ ہمارے یہاں شاید پاسبل نہیں ہے. مطلب ہمارے یہاں تو وہی ایک پرسیپشن ہے کہ ایک ٹرائب دوسرے ٹرائب کے ساتھ شادی تقریباً نہیں کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے کہ وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں. یہ مطلب میرے لیے ایک کلچرل شاک کی معنی آپ لے سکتے ہیں, مجھے فیل ہوا تھا. I would like to add something on this. ہارین پوائنٹ جو انہوں نے مجھے یاد دلایا, ظاہر میں بہت سارے اسٹیٹس جانے کا اتفاق ہوا. پاکستان میں بیٹھ کے آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو یو ایس از ڈیولپڈ, اور وہ ایک چیز میں نے بہت سیکھی کہ جو کلچر فیسٹیوٹیز ہیں اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جاتا. پینسلوینیا میں ایک ایسی کمیونٹی بھی جسے آمش کمیونٹی کہا جاتا ہے, وہ آج بھی وہی چیزیں یوز کر رہے ہیں, مطلب امریکہ میں رہ کے بیسیکلی جو آپ نہیں سوچ سکتے. وہ جو ہے وہ سیل فون یوز نہیں کرتے. ان کے جو کمیونیکیشن کے مینز ہیں وہ آج 1000 سال پہلے والے جو سسٹم چلا آ رہا ہے, گاڑیاں نہیں ہوتی, اور آپ وہ پکچرز آپ ان کے نہیں لے سکتے, اور وہ ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے. انہوں نے اپنا فارمنگ کا بنایا ہوا ہے. ہم نے پریکٹیکلی جا کے چیزوں کو دیکھا کہ جس طریقے سے وہ مطلب بجلی وہ کر رہے ہیں, انہوں نے خود اپنا ایک دیسی جس کو کہتے ہیں بنایا ہوا ہے, اور اسی کے تھرو ہیٹس آ رہی ہے اور سارا جو ملکس وغیرہ کے, اور وہ بہت اچھا بزنس چل رہا ہے. جیسے میں ایک اسٹوری ایڈ کروں گا کہ ایک پچھلے دنوں ہمیں پتہ چلا کہ پینسلوینیا میں جو ہے وہ ایک بندہ تھا جس نے ایک بینک سے لون لیا تھا. تو بینک کے بار بار ان کو فالو اپ کروانے کے بعد جو ہے وہ اس بندے کی طرف سے رسپانڈ نہیں آ رہا تھا. تو ظاہر جو بینک کی ریکوری ٹیم ہوتی ہے اس کو وزٹ کرنا پڑا. جب انہوں نے وزٹ کیا تو پتہ چلا بندہ 3 سال پہلے ایکسپائر ہو چکا ہے. تو دی ریزن از دیٹ وہاں پہ کمیونیکیشن کا سسٹم یہ ہے کہ میں نے آپ سے کوئی بات سنی, میں نے کہا کہ بھائی یہ آنے والے تھے, اینڈ جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے کہا کہ آپ کو پہلے سے پتہ تھا؟ انہوں نے کہا ہاں, ایک گاڑیاں روڈ سے جا رہی تھی تو ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ آنے والے ہیں. ان کو کسی نے فون نہیں کیا تھا. تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ ریلیجیس کلچر فیسٹیوٹیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جاتا ہے. 5 ورکنگ ڈیز میں آپ کو امیریکنز جو ہے وہ فل کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور جو ریسٹ آف دی ڈیز 2 ڈیز سیٹرڈیز اور سنڈیز اس میں آپ کو پارٹیز اور جو دوسری انجوائمنٹ ہے, آپ کی کوئی کال بھی ریسیو کرنے سے پہلے جو ہے وہ 6 دفعہ سوچے گا. ابھی بھی بہت کچھ رہتا ہے ڈسکس کرنے کے لیے. آپ ایک چھوٹی سی بریک لے کر واپس آئیں. ویلکم بیک. لیٹس پک اپ رائٹ ویئر وی لیفٹ آف. تو آپ بتائیے, آپ کا کوئی پرسنل کلچرل شاک ہوا تھا جب آپ یہاں پہ آئے تھے پاکستان سے؟ پرسنلی میں تھوڑا سا اڈاپٹیبل کر لیتا ہوں سچویشن کے حوالے سے, اور کمپرومائز کرنے کا وہ ہے وہ زیادہ ہے. تو مجھے اس طرح کا کوئی کلچرل شوق نہیں لگا, کیونکہ جیسے شعر نے کہا کہ ہم پہلے سے تیار ہو کے آئے تھے چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے. تو سچ مجھے کوئی ڈفرینس فیل نہیں ہوا یہاں کے. میرے حساب سے جیسے انہوں نے کہا کہ ماحول کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. تھوڑا ٹائم لگا تھا. کلچر شاکس میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں ڈفرینٹ لگتی ہیں, لیکن وہ اتنی بھی تھوڑا ٹائم گزرنے کے بعد آپ کو پھر بادر نہیں کرتی. لائک فوڈ کا اسپیشلی مجھے ہوا تھا, کیونکہ یو کانٹ پک اینی تھنگ فرام اینی ویئر, یو ہیو ٹو بی لائک آپ کو سرٹن ہونا پڑتا ہے کچھ چیزوں کے اندر انگریڈینٹس کیا ہیں, کیا کھا رہے ہیں, کیا چیز کھا رہے ہیں. اور ہمارے خاص کر پاکستانیوں میں یہ پرسکرپشن بہت زیادہ پایا جاتا ہے کھانے کے علاوہ سے. تو ہاں یہ ہوا تھا زیادہ تر, باقی سب نارمل تھا اور اب بھی نارمل چل رہا ہے. تو آپ کا جو پروگرام ہے وہ they've done such a good job preparing you کہ one of the facets was کہ آپ یہ بتائیں گے کہ ایگزیکٹلی آپ یہاں پہ آ کر کیا فیس کریں گے. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اور پاکستانیز کو اس پروگرام کے بارے میں وہ نہیں جانتے ہیں؟ اس میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں. پچھلے دنوں میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا جس میں یہ مینشن کیا گیا کہ اوور آل جتنی بھی اسکالرشپ اناؤنس ہوئی ہے
اس میں سے صرف جو 22% اسکالرشپ ہے وہ اویل کی گئی ہیں. تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ بہت سارے اسکالرشپ کا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. اور آج کل کے دور میں 21st سینچری میں جہاں سوشل میڈیا, گلوبلائزیشن, اتنے کچھ مطلب ٹیکنالوجی آنے کے بعد لوگ ظاہر ہے اس کو مطلب پازیٹیو وے میں یوز کریں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کو مجھے اس اسکالرشپ کا کس طرح پتہ چلا, تو مجھے اس اسکالرشپ کا تھرو سوشل نیٹ ورکنگ پتہ چلا. میں نے جا کے سیشن اٹینڈس کیے, میں نے جا کے لوگوں سے ایک ایگرنس تھی کہ نہیں میں نے جانا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی گھر پہ آپ کے گھر پہ آنے کے بعد آپ کو کوئی اپارچونیٹی آفر کرے گا, تو ایسا بالکل نہیں ہے. اگر میں وہ سیشنز اٹینڈ نہ کرتا تو مجھے ظاہر ہے پتہ نہیں چلتا, اور ظاہر ہے وہی سیشن جو ہے میری ایک ڈائریکشن بنی آن اے رائٹ پاتھ جو مجھے یہاں تک لے کر آئی. ویل اگر میں اس حوالے سے بات کروں تو میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی اسکالرشپس ہوتے ہیں وہ بنیادی طور میں اگر پاکستان کی بات کروں ان علاقوں کے لیے ہوتے ہیں جو انڈر ڈیولپڈ ہوتے ہیں, بیکورڈ ہوتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے. اکانومی کے لیے مطلب وہ کمزور ہوتے ہیں, پرابلمز وہاں پہ پولیٹیکل انریسٹ, پیس وہاں پہ نہیں ہوتی. تو ان علاقوں کے لیے یہ اسکالرشپ اناؤنس کیے جاتے ہیں. اب ان علاقوں میں مسئلہ یہ ہے کہ موسٹلی وہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹیز نہیں ہوتے ہیں. لائٹ تو وہاں پہ ویسے بھی 24 آورز میں 4 گھنٹے لائٹ ہوتی ہے, اور لوگوں کو جو ہے وہ مطلب نیٹ تک ایکسیس نہیں ہوتا, میڈیا تک ایکسیس نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے وہ لوگ زیادہ تر ان چیزوں کو ایکسیس نہیں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ چونکہ ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, سال میں ایک دفعہ یہ اسکالرشپ وہ اناؤنس کرتے ہیں. اب ایک دفعہ جب وہ اناؤنس کیا جاتا ہے اس کے کوئی 20 ڈیز ہوتے ہیں, 24 ڈیز ہوتے ہیں, یا زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ ان کا ٹائم ہوتا ہے. تو اس اسپین آف ٹائم میں مطلب ان لوگوں کو پتہ نہیں چل جاتا ہے. تو اس وجہ سے وہ اس کو صحیح طرح سے اویل نہیں کرتے, اور جب پتہ چل جائے تو وہ اسکالرشپ کی ٹائم گزر جاتی ہے, سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں وہ بنیادی وجہ ہے. تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ مطلب وہ لوگوں کو دوسرے طریقوں سے ان کا ایکسیس ہونا چاہیے, مطلب پرنٹ میڈیا اور دوسرے, تاکہ وہ ہر شخص تک یہ پہنچ سکے اور اس کو اویل کر سکے. اور بہت مطلب زیادہ اسکالرشپس آ رہے ہیں, اتنے زیادہ اسکالرشپ آ رہے ہیں کہ انتہائی زیادہ. یعنی صرف US ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو اس وقت تقریباً 8 سے 9 مطلب اسکالرشپ اس وقت دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں اب اس دفعہ بلوچستان سے صرف مطلب بہت کم لوگ ہم آئے ہوئے ہیں. میرے ڈسٹرکٹ سے, جس ڈسٹرکٹ سے میرا تعلق ہے, وہاں سے صرف یہ تقریباً جب سے یہ اسکالرشپ شروع ہوئے, خاص کر US ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے, صرف 2 لوگ ہم 4-5 سال, جو میرے خیال میں 2008 میں یہ اسکالرشپ شروع ہوئی, 2008 سے لے کر 2013 میں کہوں گا صرف 2 لوگ آئے ہوئے ہیں. اب اندازہ لگا سکتے کہ وہاں پہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, حالانکہ ویل ایجوکیٹڈ ہے اور بہت مطلب وہ, لیکن صرف وہ میڈیا تک ایکسیس نہیں ہے یا انٹرنیٹ تک ایکسیس نہیں ہے, تو اس وجہ سے ان کو پتہ نہیں چلا. تو اب جب آپ یہاں پہ آ چکے ہیں, آپ کیا سوچتے ہیں کہ what tools استعمال کیے جا سکتے ہیں to increase education of these programs؟ ظاہر بہت سارے ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ نیٹ ورکنگ ایونٹس ہوتے ہیں, بیکاز وی آر ایمبیسڈر, اور پیپل, بہت سارے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ہمارے سے. اور جانے کے بعد ہمارے پروگرام کی ایک ریکوائرمنٹ یہ بھی تھی کہ ہمیں سیپس دیے گئے ہیں جو کہ سوشل ایکشن پروجیکٹس ہیں. اور ظاہر ہے جب ہم یہاں سے واپس جائیں گے تو وہ ایک بڑی اچھی ایک کوٹیشن ہے, کہتے ہیں کہ ڈونٹ فلائی انڈر دی ریڈار. تو مطلب ظاہر ہے کہ ہم بالکل کٹ نہیں ہوں گے. ظاہر ہے ایلومنائی کے تھرو ہم نیٹ ورکنگ ایونٹس کا پارٹ بنیں گے, اور ہم سوشل ایکشن پروجیکٹس کے تھرو بہت ساری چیزوں میں اپلائی کریں گے, گرانٹس کے لیے اپلائی کریں گے. تو کھیل ابھی ختم نہیں ہوا, کھیل ابھی شروع ہوا. اور ظاہر ہے ہم لوگوں کو اویئر کریں گے, جس طرح عبدل نے بات کی کہ بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. یونائٹڈ اسٹیٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اگر لاسٹ 2 اور 3 ایئرس کا اگر آپ گراف دیکھیں تو پاکستان کا جو ریشو ہے کوٹا, وہ دوسرے کنٹریز کے نسبت بہت زیادہ ہے. اس سال بھی اور آنے والے وقتوں میں اس کو اور بڑھایا جائے گا, یہ میری نالج ہے. اس میں یہ کہ سب سے بہترین جو ٹول ہے وہ ریڈیو ہو سکتا ہے, چونکہ انٹرنیٹ کو تو ایکسیس نہیں ہے, ٹی وی بجلی کی وجہ سے, لائٹ کی وجہ سے وہاں پہ لوگ ٹی وی دیکھ نہیں سکتے. تو اس قسم کے جو پروگرامز ہوتے ہیں یہ مطلب بہترین سورس ہوتا ہے. نیٹ مطلب جو ویب ٹی وی ہوتے ہیں وہ مطلب کسی حد تک پاسبل, چونکہ پروگرام ریپیٹ ہو سکتا ہے اور وہ ہوتا ہے.
अगर लाइट बाद में भी आ जाए तो वो देखा जा सकता है। लेकिन रेडियो जो है वो सबसे बेस्ट टूल इसके लिए हो सकता है, क्योंकि रेडियो जो है उसके लिए सिर्फ बैटरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और बैटरी मतलब अक्सर इन इलाकों में रेडियो बहुत ज़्यादा सुना जाता है, इन इलाकों में जिन इलाकों के लिए इस किस्म के स्कॉलरशिप जो अनाउंस किए जाते हैं। तो अगर रेडियो पे इस किस्म के प्रोग्राम किए जाए, लोगों को पता चले। अब मतलब गुज़िश्ता दिनों मैंने मतलब 2-3 प्रोग्राम्स किए VOA के साथ, वॉइस ऑफ अमेरिका जो पश्तो सर्विस है उनके साथ। तो वहाँ पे मतलब ये एक चीज़ है, मैंने एक ब्लॉग भी उनके साथ मैं लिख रहा हूँ, तो उस पे मैंने वो लिखा था, तो उस पर स्कॉलरशिप के हवाले से मैंने डिटेल्स लिखे थे। तो लोगों ने बहुत अच्छे मतलब क्वेश्चंस किए थे। और उस रेडियो प्रोग्राम जो मैं कर रहा था उनमें भी ये तकरीबन बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोन्स आ रहे थे और लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, उनको प्रोग्राम के हवाले से पता चला। और मतलब मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर लोग इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे उन इलाकों से। तो वो रेडियो के ज़रिए पॉसिबल वहाँ तक पहुँचा, पहले लोगों को पता नहीं था। तो मेरे ख्याल में रेडियो बेस्ट टूल है इसके लिए। तो आप जो पाकिस्तान से यहाँ पर इमिग्रेट करके आए हैं, you probably can give very good advice about this back home. मेरे हिसाब से मैं अपने आप को लकी फील करता हूँ, क्योंकि मैं इन सब से स्कॉलरशिप पे नहीं आया। मैं जितनी चाहूँ यहाँ पे स्टडी कर सकता हूँ। पाकिस्तान में स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी हासिल करना चाहते हैं कि हम US जाएं और सिर्फ स्टडी करें। उनके लिए एडवाइस ये है, क्योंकि हर कोई हासिल नहीं कर सकता, ये किसी को मिलती नहीं है, किसी के क्या मसले होते हैं। उनके लिए स्कॉलरशिप्स बहुत अच्छी होती हैं। उनको करना चाहिए कि स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, जो कि अब आप उसके लिए अप्लाई करो और आपको मिल जाए तो वो आपके लिए बेहतर है, रेदर देन दैट कि आप वीज़ों में लगे रहो, उसके लिए चक्कर चलाते रहो, 5 साल वेट करो, इतने साल वेट करना पड़ता है। एंड उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा अपने से पे करना पड़ता है, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से स्कॉलरशिप्स आर द बेस्ट फॉर देम। कहानी पाकिस्तानी में और भी बहुत कुछ, कहीं भी मत जाइएगा। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कहानी पाकिस्तानी करते करते, जैसे मैं आपको पिछले एपिसोड में बता रही थी, मैंने तालीम के टॉपिक को बहुत कवर किया है, मोस्टली फ्रॉम द एजुकेटर्स एंड रिसर्च साइड। लेकिन अब हमारे साथ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करें। बहुत डिफरेंट है पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम और अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम। यहाँ के एजुकेशन के अंदर जो अपडेट्स और न्यू चेंजेस आ जाती हैं वो इंक्लूडेड हैं, जबकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक अगर बुक पब्लिश हो गई है 1990s के अंदर और वो आज तक वही बुक जो है ना वो एकेडमिक करिकुलम का हिस्सा है, जो कि नहीं होना चाहिए। उसको चेंज होना चाहिए, क्योंकि दुनिया के अंदर दिन ब दिन चेंजेस आते जा रहे हैं। हम आज भी जो है ना वो साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं और ये यहाँ पे रॉकेट साइंस डिस्कस कर रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पे इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जैसे इंटरनेट का, उसका बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे असाइनमेंट आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन आपकी एक्सेस है लाइब्रेरीज़ के लिए, जबकि वहाँ पे जो है ना इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, जो कि वहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट्स और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करें, ताकि जो स्टूडेंट है वो जहाँ पे भी जिस सिचुएशन में भी हो और जिस कंडीशन में भी हो, वहाँ पे वो एजुकेशन के लिए उसको इजी एक्सेस हो जाए। यहाँ पे आपको इस तरह तैयार किया जाता है कि अगर मुश्किल चीज़ को भी आसान बना के यहाँ की एजुकेशन सिस्टम बहुत ही इजी कर दी जाती है। हमारी एजुकेशन सिस्टम हम मेहनत ज़्यादा करते हैं लेकिन आउटपुट कम देते हैं। यहाँ पे मेहनत इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन आपको आउटपुट उसका बहुत ज़्यादा वो बेनिफिशियल मिल जाता है। आपके ओपिनियंस? मेरे ओपिनियंस के हिसाब से हमें जो पाकिस्तान में हमारी स्टडीज़ थी, यहाँ पे स्टडीज़ टोटली डिफरेंट है। वहाँ पे जैसे इन्होंने कहा हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी, हमें पूरा दिन स्टडीज़ में लगाना पड़ता था, और यहाँ पे जब कि हमें असाइनमेंट्स करनी होती है डेली बेसिस के हिसाब से करनी होती है, लेकिन कम होती है। यहाँ पे आप स्टडीज़ को मेरे हिसाब से यहाँ इमिग्रेंट के हिसाब से, रेगुलर स्टूडेंट्स के हिसाब से बहुत आपको टाइम कॉलेज को भी देना पड़ता है और आपको बाकी लाइफ को भी देना पड़ता है, तो वो आप मैनेज कर सकते हो। जबकि पाकिस्तान में स्टडीज़ अगर आप स्टूडेंट हो, रेगुलर स्टूडेंट हो, तो सिर्फ आप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ तक ही महदूद रह जाते हो।
यहाँ पे आप अपने आप को भी डेवलप कर सकते हो, डिफरेंट थिंग्स को भी इन्वॉल्व हो सकते हो. सो या मुझे ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी लगी एजुकेशन सिस्टम में. अगर आप कंपैरिजन करें तो यूएस के अंदर जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. यहाँ पे हम बेसिकली पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा थ्योरेटिकल हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा थ्योरी में जाके पढ़ते हैं कि ये है वो है. यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे लोग प्रैक्टिकल ज़्यादा है. एक चीज़ आपने पढ़ लिया, वो चीज़ आपको गेम्स की सूरत में, वो आपको मुख्तलिफ़ कल्चरल एक्टिविटीज़ की सूरत में आपको असाइनमेंट्स दिया जाता है, प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है. आप चीज़ों को ख़ुद प्रैक्टिकली जाके विटनेस करें, जो कि बहुत सारी चीज़ें इंसानों को मतलब स्टूडेंट्स को जो है वो सिखाती है. तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये मेरे लिए बेसिकली नहीं हुआ है, बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. मुझे यही लग रहा था कि जिस तरह आफ्ताब ने कहा कि यहाँ मेहनत लोग कम करते हैं लेकिन चीज़ों को बैलेंस करते हैं कि भाई स्पोर्ट्स के टाइम पे उनको पता है हमने क्या करना है, जब इंटरटेनमेंट की बात आती है उनको पता है हमें क्या करना है, अपने आप को जो है वो हेल्थ को किस तरह जो है वो मेंटेन करना है. तो हर चीज़ों को बैलेंस रख के चलते हैं. तो ये एक अच्छे इंसान की और एक अच्छे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इनके एजुकेशन सिस्टम को अगर मैं दो चीज़ों में तकसीम कर लूँ, एक इनकी जो टेक्नोलॉजी है, लो टेक और हाई टेक का जो यहाँ पे एक कंसेप्ट है तालीमी इदारों में, और सेकेंड चीज़ जो जिस तरह आफ्ताब ने बात की है वो एग्जैक्टली बिल्कुल वही मसला है. जो इनकी करिकुलम करिकुलम जो है, जो कोर्सेज़ हैं उनमें जो चीज़ें हैं वो मतलब दो चीज़ें हैं. अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो क्लासेस में यूज़ होती है, आपके पास प्रोजेक्टर होता है और इसके अलावा कंप्यूटर्स होते हैं और मतलब सब कुछ क्लास में अवेलेबल होते हैं. जो रिक्वायरमेंट क्लास के होते हैं, चाहे वो साइंस का क्लास हो, कोई आर्ट्स का हो, लिबरल आर्ट्स हो या दूसरे मतलब वो क्लासेस, उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे डायरेक्शन के हवाले से एक क्लास ले रहा हूँ, तो उसमें ये कि सारे जो चीज़ें, चूँकि मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, तो उसमें ये चीज़ें कि बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने वही क्लास में अवेलेबल है, जो हमारे यहाँ वहाँ पे ये चीज़ें थी नहीं, सिर्फ थ्योरी किताब में मौजूद थे और कुछ नहीं था. तो वो यहाँ पे आपको वो टूल्स वगैरह सारे प्रोवाइड करते हैं. सेकेंड थिंग जो इनकी वो कोर्सेज़ जो इनके हैं, करिकुलम जो है वो बहुत अपडेट हैं. हमारे यहाँ वो थ्योरीज़ अभी तक किताबों में मौजूद है जिनको दुनिया रिजेक्ट कर चुकी है, जिन पे आज किताब मतलब ना तो वो किताबें मिलती है, बल्कि जिन्होंने ये थ्योरीज़ पेश किए वो शायद अगर इस टाइम वो खुद होते तो वो इन थ्योरीज़ को रिजेक्ट करते, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक वो थ्योरीज़ पढ़ाई जाती है. मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं. अगर अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम से कुछ सीख सकती है, वो एक चीज़ वो क्या होगी? मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी या फिर पाकिस्तानी या जो साउथ एशियन कल्चर है उसका अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में कोई उसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता है. मेरे ख़्याल में कल्चरल डाइवर्सिटी को और प्लुरलिज़म को बढ़ाने के लिए हमारी हिस्ट्री, कैसे पाकिस्तान बना थोड़ा बहुत, और क्या हम कल्चरल प्रैक्टिसेस वहाँ पे करते हैं, उसको इनको चाहिए कि स्कूल, सेकेंडरी स्कूल या उसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए, ताकि जो जितने भी जो है ना वो मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो थोड़ी सी हद तक दूर हो जाएं. इन पाकिस्तानी ब्राइट स्टूडेंट से बात करते करते मैंने ये रियलाइज़ किया है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में ये फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, मोर देन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स नो. और आप लोगों की इतनी अच्छी आइडियाज़ थी ऑन हाउ टू मेक देम पीपल इन पाकिस्तान मोर अवेयर अबाउट दीज पॉसिबिलिटीज़. और ये भी मैंने देखा है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कितने एबल, मोटिवेटेड और डेडिकेटेड है. थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला. थैंक यू. Very inspirational, very motivated. Pakistani youth has a great future in front of them, and I hope कि मैं आप लोगों को यहाँ आके succeed करते हुए देखूँ. अगले हफ्ते हम मिलेंगे एक brand new topic के साथ, but until then हमारे इस Facebook page को like करिएगा और stay in touch. हम मिलेंगे अगली दफ़ा. मैं हूँ आपकी host आयशा गिलानी, signing off for कहानी पाकिस्तानी. खुदा हाफिज़.